अब हम लोग नया चैप्टर देखते हैं, गरीबी। गरीबी यानी कि पॉवर्टी। इससे पहले बहुत सारा चैप्टर खत्म कर दिया, जैसे इन्फ्लेशन हुआ, मौद्रिक नीति हुआ, पूंजी बाजार, योजना प्रणाली, राष्ट्रीय आय, ये सब चैप्टर खत्म हो चुका है। अब है गरीबी चैप्टर। तो गरीबी क्या होता है? गरीबी होता है कि कोई भी आवश्यकता, मतलब जो जीवन जीने के लिए आधारभूत आवश्यकता है, जो आधारभूत आवश्यकता क्या क्या है? कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, ये सब अगर नहीं मिलता तब वो कहलाता है गरीबी। गरीबी मापन जो होता है वो दो विधि से होता है। एक होता है सापेक्ष विधि, सापेक्ष विधि, एक होता है पूर्ण निरपेक्ष विधि, पूर्ण या निरपेक्ष विधि। ठीक है, अब पहले देखते हैं सापेक्ष विधि क्या होता है, तब देखेंगे निरपेक्ष विधि क्या होता है। तो सापेक्ष विधि, सापेक्ष विधि क्या होता है सुनिए। देखते हैं सापेक्ष विधि। सापेक्ष विधि क्या होता है? सापेक्ष विधि में जो गरीबी जो है, गरीबी कैसे मापते हैं? तो दो देश या दो लोगों के बीच गरीबी आकलन को, मतलब दो देश या दो लोगों के बीच असमानता को दर्शाते हुए, दोनों के बीच में क्या असमानता है उसको दर्शाने हेतु आकलन किया जाता है, दर्शाने हेतु उसका आकलन किया जाता है। उसी को बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी मतलब दो लोगों या दो देशों के बीच का असमानता को दर्शाते हैं, आकलन करते हैं। असमानता क्या? असमानता मतलब कि उसके औसत आय में अंतर, विभिन्न वर्गों के द्वारा जो औसत आय में अंतर है उसी को बोलते हैं असमानता। ठीक है, और किसी भी देश की आर्थिक असमानता को दर्शाने के लिए, अगर किसी देश की आर्थिक असमानता को दर्शाना है तो उसके लिए दो उपाय हैं। पहला उपाय है कि लॉरेंज वक्र, दूसरा है गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र क्या होता है? लॉरेंज वक्र जो है इसको एम मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था, इसलिए इसका नाम है लॉरेंज वक्र। कब दिया था? 1905 में दिया था। ये क्या करता है? ये आय के वितरण के स्तर को दर्शाता है। जो आय का वितरण है उसके स्तर को दर्शाता है। और गिनी गुणांक क्या होता है? इसको दिया था कोराडो गिनी ने इसको दिया था। कब? 1912 में। ये आय के वितरण के डिग्री के स्तर को, डिग्री को मापता है, डिग्री को दर्शाता है, यानी कि 0 से 1 के बीच में दर्शाता है। ठीक है, अगर G बराबर 0 हो गया तो मतलब हो गया समान वितरण, और G बराबर 1 हो गया इसका मतलब हो गया पूर्ण असमानता। ठीक है, पूर्ण असमानता। इसका कर्व कैसे होगा? ये हो गया, मान लो ये हो गया पॉपुलेशन, और ये हो गया परसेंटेज आय। तो ये जो लकीर है ये है ये है समान वितरण। ठीक है, लेकिन ये जो है ये है हमको मापते हैं लॉरेंज वक्र। ठीक है, इसके बाद अगला है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी पे कैसे मापते हैं? तो निरपेक्ष गरीबी में गरीबों का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर करते हैं। निरपेक्ष विधि में गरीबों का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। मतलब एक रेखा होता है, जो इससे ऊपर है उसको बोलते हैं गरीब, वो गरीब नहीं है। जो इससे नीचे है उसको बोलते हैं गरीब। ठीक है, तो एक रेखा का आकलन किया जाता है। भारत में जो आकलन है कैसे आता है? भारत में गरीबी का आकलन कैसे होता है? गरीबी का आकलन, तो भारत में जो गरीबी का आकलन है वो आज़ादी से पूर्व कैसे होता था, आज़ादी के बाद।
तो आज़ादी से पूर्व की बात करते हैं। तो आज़ादी के पूर्व जो है पहले आया था, दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1901 में। ये आज़ादी के बाद बोली थी, जो बोले थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी डाइट पे 16 से 35 रुपया ही प्रति व्यय करता है प्रति वर्ष में। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी का था पहले, आज़ादी से पहले। उसके बाद दूसरा था कि राष्ट्रीय योजना समिति लाया था। ये क्या बोले थे, ये बोले थे जीवन स्तर पे जो है वो 15 से 20 रुपया ही खर्च करता है प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, तीसरा हुआ था बॉम्बे प्लान के क्या बोले थे, बॉम्बे प्लान बोले थे 75 व्यक्ति प्रति व्यय प्रति वर्ष करता है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च करता है। अगर ये खर्च कर दिया तो गैर गरीब नहीं खर्च पाया तो गैर गरीब। ये था बॉम्बे प्लान। ये सब था आज़ादी के पूर्व की बात। अगर आज़ादी के बाद की बात करते हैं, आज़ादी के बाद क्या हुआ, तो बाद हुआ VM टेंडुलकर समिति बना। ठीक है, या इसके साथ अनराट समिति बना था। ठीक है, ये कब बना, 1960 से 61 में बना। अपना रिपोर्ट जो है 1971 में पेश किया। ठीक है, पेश किया। यही टेंडुलकर ने सबसे पहले कैलोरी के आधार पर जो गरीबी का आकलन किया था, कैलोरी के आधार पर पहली बार। ठीक है, मतलब 2250 कैलोरी पर व्यक्ति पर दिन। तो कैलोरी के आधार पर सबसे पहले जाकर क्या गरीबी का हुआ था, VM टेंडुलकर समिति। उसके बाद अगला आया था वाई के अलग समिति। ये क्या था, ये 1977 में बना था, 1979 में रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, तो यो गरीबी आकलन को 2 क्षेत्र में बांट दिया। एक बांट दिया गरीबी क्षेत्र, एक बांट दिया शहरी क्षेत्र में। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कैलोरी। गरीबी क्षेत्र में बोला कि जो 49 पर व्यक्ति पर मंथ में अगर 49.09 अगर खर्च करता है तो वो गरीब है। अगर शहरी क्षेत्र में 56 पर व्यक्ति पर मंथ खर्च नहीं कर पाता है वो शहरी में गरीब है। ठीक है, उसके बाद अगला बना था DT लगड़ावाला समिति क्या बोला था, ये भी वाई के अलग के आधार पर ही ये भी बनाया था, वाई के अलग के आधार पर भी ये बनाया था। उसके बाद चौथा था सुरेश टेंडुलकर समिति। ये भी वही बात था कि शहरी क्षेत्र में ये जो बोला था, इससे पहले जो भी था वो प्रति व्यक्ति प्रति मंथ था। लेकिन ये क्या था कि शहरी ग्रामीण में तो बांटा, शहरी और ग्रामीण में तो बांटा, लेकिन यहाँ पे बोला 40 से 80 परिवार प्रति माह। मतलब एक परिवार में 5 मेंबर के हिसाब से सुरेश टेंडुलकर बांटा था। मतलब ये टोटल था, ये टोटल व्यय के आधार पर व्यय करना है, ना कि आय के आधार पर करना हुआ था, आय के आधार पर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा बना। उसके बाद जो गरीबी को जो एकत्रित कौन करती है, जो गरीबों का आंकड़ा जो एकत्रित करती है, गरीबों का आंकड़ा कौन एकत्रित करती है, NSO करती है। पहले कौन करता था, पहले NSO को एकत्रित करता था। ठीक है, प्रकाशित कौन करती है गरीबों का, तो गरीबों का आंकड़ा जो प्रकाशित करती है वो करती है नीति आयोग गरीबों का आंकड़ा को प्रकाशित करती है। ठीक है, और किस आधार पर प्रकाशित होती है, वो होता है पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर। पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर प्रकाशित होता है। पारिवारिक उपभोग पहले कौन निकाला था, सुरेश टेंडुलकर। ठीक है, इसके आधार पर प्रकाशित होता है भारत में। ठीक है, अब क्या है कि हेड काउंट रेशियो क्या है।
एक रिपोर्ट निकला था WID का, भारत में जो गरीबों का आंकड़ा निकला था, WID एक रिपोर्ट निकाला था कि WID मतलब वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस, कब निकाला था? 2021 में, ठीक है, 2021 में निकाला था। ये क्या बताए थे? ये डाटा निकला था पेरिस में, ठीक है। ये बताए थे कि भारत जो है, भारत में अत्यधिक असमान देश है। ये क्या बोले थे कि भारत अत्यधिक असमान देश है, यानी कि जो गरीब का जो 50% है, वो लोगों के पास देश की 13 संपत्ति हिस्सा है। देश का 13% हिस्सा गरीब 50% के पास है, और 10% अमीर के पास, 10% अमीर के पास देश का 57% का हिस्सा है, ठीक है। एवं जो टॉप 1% जो व्यक्ति है, उसको देश का कुल 22% हिस्सा उसके पास है, ठीक है। ये बोला था, मतलब गरीब 50% के हिसाब से देश का 13% हिस्सा है, 10% अमीर जो होगा उसके पास 57% देश का हिस्सा है, टॉप 1% जो व्यक्ति होगा उसको देश का 22% हिस्सा है, ठीक है। ये बताया था WID की रिपोर्ट। उसके बाद हेड काउंट रेशियो क्या होता है? हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो क्या होता है कि कुल गरीब की कितना संख्या है, कुल गरीब की कितना संख्या बट्टा कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, मतलब कुल गरीब की संख्या में कुल संख्या से जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा हेड काउंट रेशियो। पाल्मा रेशियो क्या होता है? एगो है पाल्मा रेशियो। पाल्मा रेशियो क्या होता है कि राष्ट्रीय आय अमीर के पास 10% बट्टा राष्ट्रीय आय गरीब के पास 40%, ये हो गया पाल्मा रेशियो, ठीक है। अगला है कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है? गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? इसको जो दिया था, इसको दिया था राजनर नरगिस ने, राजनर नरगिसी ने दिया था। इसने बोला था कि गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है कि संसाधन, आदमी के पास क्या है? संसाधन का अभाव है। संसाधन के अभाव होगा तो उत्पादन क्या करेगा? उत्पादन कम करेगा। कम उत्पादन करेगा तो कम आर्थिक गतिविधि में शामिल होगा। कम आर्थिक गतिविधि में क्या मिलेगा? तो कम रोजगार मिलेगा। कम रोजगार मिलेगा तो कम उसको आय मिलेगा। कम आय मिलेगा, कम आय अगर उसको मिलेगा तो उसके क्या होगा? बचत कम करेगा। बचत कम करेगा तो क्या होगा? निवेश कम करेगा। निवेश कम करेगा तो क्या होगा? उत्पादन कम करेगा। उत्पादन कम करेगा तो क्या होगा? वो हो जाएगा गरीब। इस प्रकार का चक्र चलता है, ठीक है। मतलब एक चक्र चलता है, तो ये है गरीबी का दुष्चक्र। अब गरीबी का क्या कारण है? गरीबी का कारण क्या है? क्यों भारत में गरीबी है? गरीबी के कारण का बहुत सारा कारण है। जो गरीबी है उसका बहुत सारा कारण है। गरीबी का कारण, गरीबी के कारण 3 है। एक है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है प्रशासनिक कारण। सामाजिक कारण क्या है कि असुरक्षा, असाक्षरता, साक्षरता नहीं है। भारत में क्या है कि जाति प्रणाली है, बंधुआ मजदूरी आदि भी होता है। बंधुआ मजदूरी, ये सब क्या है? सामाजिक कारक है। आर्थिक में क्या है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, मुद्रास्फीति है, कम कृषि उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता बहुत कम है, बेरोजगारी है, आय का कम स्तर है, कौशल विकास की कमी है। प्रशासनिक कारण में क्या है? इससे भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासनिक कारण है। गरीबों का उन्मूलन हो रहा है, प्रशासनिक अत्याचार जारी है।
गरीबों का आकलन में कमी, जो गरीब है उसका आकलन में कमी कर रहा, मतलब ज़्यादा गरीब है तो कम दिखा रहा, आकलन में कमी कर रहा है, ये सब क्या गरीबों का कारण है। अब है कि बेरोजगार क्या होता है। बेरोजगार बेरोजगार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कार्य करने को इच्छुक है लेकिन कार्य नहीं मिलता है, उसी को बोलते बेरोजगारी, ठीक है। NSSO जो है वो बेरोजगारी को 3 भाग में बांटा है। पहला जो इच्छुक है वो कार्य कर रहा है, इसके बोलते एम्प्लॉय। दूसरा जो है जो इच्छुक है लेकिन तलाश में लेकिन कार्य नहीं कर रहा है, उसको बोलते अनएम्प्लॉय। तीसरा जो है ना ही वो इच्छुक है, ना ही इच्छुक हुआ है, ना ही वो कार्य कर रहा है, ठीक है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। जैसे खुली बेरोजगारी क्या होता है। जैसे जो कार्य करता है, जैसे कार्य करने के इच्छुक है, अगर कार्य करता है, ठीक है। जैसे अगर कार्य की आयु वाले व्यक्ति यानी कि 15 साल से अधिक, इसको 2 भाग में बांटा है। एगो श्रम बल, एगो जो श्रम बल में शामिल नहीं है, गैर श्रम बल, जो श्रम बल में शामिल नहीं है। श्रम बल में क्या है, या तो एम्प्लॉय होगा या तो अनएम्प्लॉय होगा। गैर श्रम में क्या होगा, जो कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है फिलहाल। परंतु दूसरा क्या होगा कि उपलब्ध है परंतु अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो जो बेरोजगारी दर क्या होगा, बेरोजगारी दर कैसे निकालेंगे, बेरोजगारी कैसे निकालेंगे, कुल श्रम की कितना संख्या, कुल श्रम की कितना संख्या, ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसको हम छोड़िए। तो कुल श्रम की कितना, कुल श्रम, कुल बेरोजगार की संख्या, कुल बेरोजगार कितना बेरोजगार है, कुल बेरोजगार बट्टा कितना श्रम बल है, इसको श्रम बल इंटू 100, ये निकल जाएगा बेरोजगारी दर। अगर हमको श्रम बल भागीदारी दर अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, इन श्रम बल बट्टा टोटल, मतलब इसको अगर सी मान लिया तो A + B + C टोटल। अगर कार्यबल भागीदारी निकालना है, कार्यबल भागीदारी, कार्यबल मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा, A बट्टा 3 A + B + C, ठीक है। तो बेरोजगारी में यही है, अभी तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसको मतलब ही नहीं है। तो श्रम बल में बेरोजगारी दर में कुल रोजगार बता श्रम बल इंटू 100, यानी कि इसमें A + B भी लिख सकते हैं। भागीदार श्रम बल, भागीदारी श्रम बल, ये भी है A + B इंटू टोटल A + B + C। कार्यबल भागीदारी में कार्यबल कितना A है, A + A/A + B + C, ठीक है। अब कुछ बेरोजगारी होता है, जैसे एगो है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी क्या होता है कि जब एक क्षेत्र में बहुत सारे लोग जब एक क्षेत्र में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, उसको बोलते खुली बेरोजगारी। एगो है मौसमी बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी, मौसम के कारण जो बेरोजगारी होता है, जैसे गर्मी में ठंडा में आइसक्रीम नहीं बिकता है, ठंडा में कोका कोला नहीं बिकता है, ठीक है, ये सब क्या है, मौसमी बेरोजगारी। दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी होता है कि मंदी के दौरान जो बेरोजगारी होता है, इस समय जो बेरोजगारी होता है उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है कि जिस कौशल की आवश्यकता है, जिस कौशल की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन जो उपलब्ध है,
जो आवश्यकता है और जो उपलब्ध है, दोनों में जो अंतर होता है उसी का क्या कारण होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी जो है मांग के आधार पर होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके बाद है तकनीकी बेरोजगारी। अगला क्या है, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है, तकनीकी कारण जो बेरोजगारी, जो तकनीक लाया उसके कारण जो बेरोजगार हो गया उसको तकनीकी बेरोजगारी। एगो प्रतिरोधात्मक, या इसको बोलते घर्षणात्मक भी बोलते हैं, प्रतिरोधात्मक या इसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, मतलब ये जो बेरोजगार होता है सिर्फ अल्पकालीन समय के लिए बेरोजगार होता है, थोड़े समय के लिए बेरोजगार होता है। इसको सर्च बेरोजगारी बोलते हैं, क्योंकि उस समय वो एक रोजगार से ढूंढता रहता है। ठीक है, ये कब होता है, स्ट्राइक तथा लॉकआउट के समय होता है, लॉकआउट के समय बेरोजगारी होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उस समय जो कार्य की तलाश में उस समय जो बेरोजगारी होती है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी। एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है कि जब ज़रूरत एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा आदमी काम कर रहा है, एक जैसे कृषि में ज़रूरत है 5 काम कर रहा है 10, यहाँ पर क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसकी से जो बच गया 5 जो बच गया उसके शून्यता क्या होगी, उत्पादकता शून्य हो जाएगी, ये हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। दीर्घकालिक बेरोजगारी क्या हो गया, दीर्घकालिक बेरोजगारी को क्या हो गया, जो लंबे समय तक दीर्घकालिक समय तक बेरोजगार रहे उसको बोले दीर्घकालीन बेरोजगारी। दूसरा है असुरक्षित बेरोजगारी। असुरक्षित बेरोजगारी या जिसे बोलते हैं आलोचनीय बेरोजगारी। जो असुरक्षित बेरोजगारी क्या हो गया, जैसे कोई बेरोजगार जहाँ रोजगार देने वाले हैं, जो रोजगार देता है, जो रोजगार देने वाले हैं, जैसे एम्प्लॉयर बोलते हैं, एम्प्लॉयर रोजगार देने वाले, और रोजगार पाने वाले जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर जो रोजगार देता है, एम्प्लॉय जो रोजगार चाहता है। इस दोनों के बीच में कोई अनुबंध नहीं होता है, जैसे ओला का, जोमेटो का, स्विगी का। तो भारत में क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन बेरोजगारी है, तो भारत में सबसे ज़्यादा है संरचनात्मक बेरोजगारी, कौशल का अभाव है। विकसित देश में क्या है, विकसित देश में सक्रिय बेरोजगारी है या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, या मंदी के समय होता है। गरीबी का आकलन, भारत में बेरोजगारी का आकलन कौन करता है, तो भारत में बेरोजगारी का आकलन NSSO करती है। ठीक है, आंकड़ा, बेरोजगारी का आंकड़ा NSSO तैयार करती है। किस आधार पे, तो ये पहला देखती है समान स्थिति दृष्टिकोण के आधार पे, मतलब एक व्यक्ति को 365 दिन से कभी भी 365 दिनों के दौरान किसी भी प्रमुख समय के लिए लाभकारी कार्य न मिला, उसको बोलते हैं सामान्य स्थिति दृष्टिकोण। दूसरा है साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण। इसमें क्या हो गया, यह उन लोगों के बेरोजगारी को शामिल करता है जिनको सर्वेक्षण से पहले सप्ताह में, सर्वेक्षण से पहले सप्ताह में, जिस दिन सर्वेक्षण हुआ था उससे पहले सप्ताह में किसी भी दिन 1 घंटे के लिए भी लाभकारी कार्य ना मिला। तीसरा होता है दैनिक स्थिति दृष्टिकोण। दैनिक स्थिति दृष्टिकोण क्या होगा कि इसमें कोई भी एक संदर्भिक सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए एक व्यक्ति की बेरोजगार की स्थिति को मापा जाता है। मतलब कोई एक संदर्भिक सप्ताह ले लिया जाता है, उसमें जितना भी दिन है प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन के लिए एक व्यक्ति को बेरोजगार होता है, एक व्यक्ति ही बेरोजगारी की स्थिति को मापता है, बेरोजगारी की स्थिति को
मापता है, मतलब प्रत्येक एक सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए एक व्यक्ति की बेरोजगारी की स्थिति को मापा जाता है। मतलब ये हुआ कि एक दिन में 1 घंटे के लिए भी उसको लाभकारी कार्य न मिला हो। ये था तीसरा। ठीक है, अब क्या है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट क्या होता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट ये कब जारी किया था? ये जारी किया था 2021-22 में था। तो इसमें क्या करती है, इसको NSSO तैयार करती है। NSSO तैयार करती है 2017 में सर्वप्रथम इसको जारी किया गया था 2017 में NSSO के द्वारा। यह वार्षिक आधार पर तैयार होता है, वार्षिक आधार पर तैयार होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आंकड़ा शामिल होता है? इसमें निम्नलिखित आंकड़ा शामिल होता है। इसमें कौन कौन आंकड़ा शामिल होता है? इसमें होता है बेरोजगारी दर शामिल होता है, इसमें श्रम बल भागीदारी दर शामिल होता है, श्रम बल भागीदारी दर शामिल होता है। तीसरा, इसमें कार्यबल भागीदारी दर शामिल होता है, भागीदारी दर शामिल होता है। तो 3 इसमें आकलन किया जाता है, बेरोजगारी, श्रम बल भागीदारी दर, कार्यबल भागीदारी दर, इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार मेरा गरीबी का जो चैप्टर है, ठीक है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गरीब को ना जो पर डे $2.5 खर्च न करता हो, इससे कम पजीता उसको अंतर्राष्ट्रीय गरीब बोलते हैं। इस प्रकार जो गरीबी का जो चैप्टर है वो खत्म हुआ।